नमस्कार। पृथ्वीराज चौहान, ये नाम सुनते ही जहन में वीरता और बहादुरी की तस्वीरें उभर आती हैं, है ना? लेकिन आज हम उन मशहूर कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उनके दौर के इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। एक ऐसा नजरिया जो शाही किताबों में नहीं, बल्कि पत्थरों पर तराशा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस दौर के इतिहास की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं और दोनों एक दूसरे से काफी जुदा तस्वीर पेश करती हैं। देखिए, यहाँ पर हमें इस विश्लेषण का असली मुद्दा समझ आता है। एक तरफ हैं वो दरबारी वृत्तांत जो अक्सर विजेताओं ने अपनी जीत के बाद लिखवाएं, और दूसरी तरफ हैं ये स्थानीय स्मारक पत्थर जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है आम लोगों की, उनके वीरता से भरे प्रतिरोध की। और ये जो बात है ना, यही असल समस्या की जड़ है। हमारी जो आम समझ बनी है वो एक तरफा कहानियों पर टिकी है। ये हमें इतिहास का सिर्फ वो पहलू दिखाता है जो जीतने वालों ने हमें दिखाना चाहा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि इस एक तरफा नजरिए की वजह से इतिहास का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी हिस्सा हमसे छूट जाता है। और वो हिस्सा है स्थानीय लोगों के संघर्ष का, उनके प्रतिरोध का। सीमा पर जो लगातार लड़ाई चल रही थी, उसकी कहानी कहीं दबकर रह गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो दूसरा इतिहास है, जिसे अनदेखा किया गया, वो आखिर हमें मिलता कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है? हाँ, तो यही वो सवाल है जो हमें उन स्रोतों की तरफ ले जाता है जो पारंपरिक इतिहास की सोच को चुनौती देते हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है इन अनोखे पत्थर के शिलालेखों में। इन्हें गोवर्धन शिलालेख कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये उन स्थानीय नायकों की याद में बनाए गए स्मारक हैं जिन्होंने अपनी जमीन की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी थी। और ये बात कि वो क्यों लड़े, उनकी प्रेरणा क्या थी, ये सीधे सीधे उन पत्थरों पर लिखा है। वो अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे थे। चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि ये शिलालेख उस दौर के संघर्ष के बारे में हमारी समझ को कैसे पूरी तरह बदल देते हैं। हमें ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है कि सिर्फ दो बड़ी निर्णायक लड़ाइयां हुई थीं। लेकिन ये जो स्थानीय सबूत है ना, ये बताते हैं कि हकीकत कुछ और थी। असल में ये एक लंबा और लगातार चलने वाला संघर्ष था। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये शिलालेखों पर आधारित है और ये साफ साफ दिखाती है कि तराइन की मशहूर लड़ाइयों से कई साल पहले से ही सरहदों पर लूटपाट और स्थानीय लोगों का प्रतिरोध एक आम बात थी। मतलब ये संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि सालों से जमीन पर चल रहा था। ये पत्थर हमें उन असली लोगों के नाम भी बताते हैं जो उस दौर में लड़े और शहीद हुए। मोहिल झाला, राणा मोतेश्वर, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास को जिया। और इन्हीं की वजह से ये इतिहास किताबों के पन्नों से निकलकर कहीं ज्यादा असली और मानवीय बन जाता है। अब लड़ाई के मैदान से आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि तराइन की दूसरी लड़ाई में मिली हार का चौहान साम्राज्य के आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा और दर्दनाक असर पड़ा। देखिए, उस अंतिम लड़ाई के बाद सिर्फ राज नहीं बदला, बल्कि उसने लाखों लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ फेंका। ये एक बहुत बड़े पलायन की शुरुआत थी। उस दौर के शिलालेख और दूसरी किताबें इस बात की गवाही देती हैं कि सपादलक्ष देश से अनगिनत परिवार आक्रमणकारी सेनाओं की क्रूरता और अपमान से बचने के लिए अपना घर-बार छोड़कर चले गए। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। ये समझने के लिए कि आखिर दांव पर लगा क्या था, आइए एक नज़र उस समाज पर भी डालते हैं जिसे चौहानों ने खड़ा किया था। चौहान साम्राज्य सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनके पास एक बहुत ही व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा था, जिसमें राजा से लेकर विदेश मामलों जैसे खास कामों के लिए अलग-अलग मंत्री तक शामिल थे। और बात सिर्फ शासन चलाने तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कला और संस्कृति को भी खूब बढ़ावा दिया, खासकर वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। मशहूर इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन का ये कहना उस दौर में बने मंदिरों और इमारतों की शानदार क्वालिटी और बेमिसाल खूबसूरती को दिखाता है। सोचिए, ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि एक फलती फूलती सभ्यता की जीती जागती निशानियां थीं। तो अगली बार जब भी हम इतिहास पढ़ें तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि ये कहानी हमें सुना कौन रहा है। क्योंकि कभी-कभी असली कहानी शाही किताबों में नहीं, बल्कि उन पत्थरों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।